नमस्कार दोस्तों, परीक्षा नगर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कवर कर रहे हैं ल्यूसेंट जीके सामान्य ज्ञान। हम इसमें जो जो आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सारों का निचोड़ यहाँ पर है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम सारी ये ल्यूसेंट कवर करेंगे और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा भाई। अगर आपका कोई एग्ज़ाम है तो आप बस सबसे पहले ये वीडियो पढ़ के चला जाना, बस इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे परीक्षा नगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि हम वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अब आपके पास है कि आप वाई डू यू सब्सक्राइब दिस चैनल, मतलब क्यों सब्सक्राइब करें। दुनिया में और भी चैनल है यूट्यूब पर इसको ही क्यों सब्सक्राइब, क्या है। तो मैं डालूंगा भाई डेली ल्यूसेंट जीके के टॉपिक्स। जीके में क्या है, ल्यूसेंट जीके में ये बहुत सारे इसके जो आप ये पढ़ोगे विषय सूची में बहुत सारे टॉपिक है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, भूगोल, इतिहास, हिंदी मीडियम में पढ़ाऊंगा, ये सारे हैं। तो ये टॉपिक वाइज दे रखे हैं, तो सारे टॉपिक कवर करूंगा मैं। डेली 100+ जीके क्वेश्चन, 100 से ज़्यादा रोज जीके क्वेश्चन। अगर आप डेली 100 क्वेश्चन भी पढ़ लोगे ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आपके परीक्षा 1 महीने 2 महीने 6 महीने जब भी है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। डेली वोकैब विद ट्रिक्स, इस चैनल पर मैं वोकैब डालूंगा इंग्लिश की, ब्लैक बुक की A to Z, सिनोनिम हो गए, एंटोनिम हो गए, वन वर्ड हो गए, ये सब डालूंगा। फिर आता है डेली स्टडी व्लॉग हार्ड चैलेंज। भाई मैं CGL 2024 की तैयारी कर रहा हूँ तो उसमें डेली वो व्लॉग डालता हूँ। आज मैंने ये पढ़ा, आज मैंने ये पढ़ा, कल का मेरा ये टारगेट रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले ल्यूसेंट जीके में चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी इतिहास बोले तो इतिहास में भी सबसे पहले पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत। इतिहास भी 3 भागों में है, तो सबसे पहले हम प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं। और प्राचीन भारत में भी सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो भाई पहला क्वेश्चन है, इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है। 3 भाग इतिहास के अभी बताए कौन कौन से 3 भाग। एक तो है प्राचीन भारत, एक है मध्यकालीन भारत और एक है आधुनिक भारत। आधुनिक इतिहास बोले तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास 3 भाग हो गए। तो यह श्रेय किसके जाता है, यह जाता है क्रिस्टोफ सेलेरियस को। क्रिस्टोफ सेलेरियस को जाता है, ठीक है। यह से दूसरा क्वेश्चन है, वेदों की रचना किसने की। हमने वेदों के बारे में खूब पढ़ा है। तो वेदों की रचना किसने की, तो वेदों की रचना की थी महर्षि वेद व्यास ने। महर्षि वेद व्यास ने सर्वप्रथम वेदों की रचना की थी, जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 4 वेद कौन कौन से हैं। आपने पढ़े होंगे ये जो वेद अभी अभी मैंने बात की है 4 होते हैं, कौन कौन से हैं। तो 4 वेद कौन कौन से, एक है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब आपको क्या करना है, चारों याद करने हैं और चारों सीक्वेंस में याद करने हैं। सबसे पहला आता है ऋग्वेद, उसके बाद आता है यजुर्वेद, उसके बाद आता है सामवेद और उसके बाद आता है अथर्ववेद। ये चारों सीक्वेंस में याद कर लें। चौथा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है कि गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। आज के टाइम में आप गाय को गाय कहते थे, उस टाइम क्या कहते थे ऋग्वेद में, तो गाय को कहा जाता था अगन्या। उस टाइम गाय को अगन्या कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कौन सी साल में हुआ था, वर्ष बतानी है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व। अब आप पढ़ते हो फिलहाल 2024 चल रही है, तो ईसा पूर्व ये क्यों लगा है, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व इसको कहते हैं हम क्या। देखो अब 2024 चल रही है, अगली साल है 2025, उसके बाद 2026 आएगी, ऐसे चलती है। लेकिन ईसा पूर्व में क्या होता था, उल्टी गिनती चलती थी। मतलब पहले 563 आएगा, उसके बाद 562 आएगा, उसके बाद 561, उसके बाद 560। अब तो क्या है 2024, 25, 26, 27, 28 ऐसे चलते। उस टाइम क्या था, उल्टी गिनती चलती थी। तो ये ईसा पूर्व का मतलब यही है, ठीक है। अब कह रहे जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। देखो जन्म 563 में और मृत्यु 483 में, ईसा पूर्व मतलब उल्टी गिनती चल रही है, समझ गए होंगे। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। एक किताब है, आपकी एग्जाम में काफ़ी पूछता है, हर पेपर में एक किताब जरूर आती है। और देखो बात ऐसी है,
अब करंट अफेयर्स को अगर हटा दे तो ये समझ लो 200 से 250 300 200 250 किताब ऐसी है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। आपके एग्ज़ाम में मात्र एक किताब आएगी कि इस किताब के लेखक कौन है। हमें 200 250 किताब याद करनी है, तो धीरे धीरे मैं सारी कवर करवा दूंगा। तो ये किताब है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडियन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह किताब लिखी गई है विंसेंट आर्थर स्मिथ ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1904 में लिखी थी। ठीक है। इसमें क्या है, इस किताब में, इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इस किताब में लिखा गया है कि सिकंदर, आपने नाम सुना होगा कि उसने भारत पर कब आक्रमण किया, कैसे किया, ये किया, वो सब कुछ इस किताब में लिखा गया है। कब आई थी? 1904 में आई थी किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? अभी अभी मैंने पढ़ाए थे 4 वेद कौन कौन से हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आपको चारों सीक्वेंस वाइज याद करने हैं। तो सबसे पहले आया था ऋग्वेद। तो प्राचीन पूछेगा कौन सा है, वो है ऋग्वेद। ठीक है। ये भाई क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे प्राचीन कौन सा है और सबसे बाद वाला नया, मतलब लेटेस्ट तो क्या है, मतलब जो सबसे लास्ट वाला कौन सा है, वो है अथर्ववेद। ठीक है। कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? आपने खूब पढ़ा होगा उपनिषद क्या होता है। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो टोटल उपनिषद है 108 उपनिषद है टोटल। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना पुराण कौन सा है? अभी अभी हम वेद के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ रहे हैं पुराणों के बारे में। तो सबसे पुराना जो पुराण है वो कौन सा है? वो है मत्स्य पुराण। ठीक है। एक होते हैं वो तो वेद थे, ये है उपनिषद और ये है पुराण। तो टोटल उपनिषद कितने हैं? वो है 108 है। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? ये है मत्स्य पुराण। ठीक है। मत्स्य पालन कहते हैं ना, मछली पालन को मत्स्य पालन कहते हैं, उससे याद कर लो आप मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाएं कौन सी कथाएं होती है? आपने नाम सुना कुछ जातक कथाएं। तो जातक कथाएं किसे कहते हैं, क्या सिस्टम है ये? तो जातक कथाएं महात्मा बुद्ध है ना, महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व जो जो घटना हुई ना, उन्हें हम कहते हैं जातक कथाएं। हम कहानी सुनते हैं, अगर वो कहानी महात्मा बुद्ध के जन्म मतलब 563 ईस्वी से पहले की जो घटना है तो उसे हम जातक कथाएं कहेंगे। किसे कहते हैं? वे कथाएं जिनमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित हो। बुद्ध के जन्म से पहले की जो बात है उसे जातक कथाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र क्या है? एक किताब का नाम है, उसके लेखक बताना है कौन। दूसरी किताब आ गई, मोस्ट इंपोर्टेंट किताब है, काफी पूछते हैं। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। चाणक्य कह लो या फिर कौटिल्य कह लो या फिर विष्णुगुप्त, एक ही आदमी के नाम है। चाणक्य ऑप्शन में हो तो चाणक्य कर देना, कौटिल्य हो तो कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, ये एक ही आदमी के निकनेम है। ठीक है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। अब सुनो मेरी बात, क्या है इस किताब का नाम तो अर्थशास्त्र, लेकिन इस किताब में किसके बारे में है? तो इस किताब के अंदर पता है क्या लिख रखा है? इसके अंदर लिख रखा है राजनीति के बारे में। जो राजा महाराज होते थे भैया, ऐसे राजनीति के बारे में, मतलब किताब का नाम तो अर्थशास्त्र है लेकिन इसके बारे में क्या लिख रखा है इसके भीतर अंदर? तो वो लिख रखा है राजनीति के बारे में। अर्थशास्त्र के बारे में इसमें कुछ नहीं लिखा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? अब एक किताब आ गई राजतरंगिणी, इस किताब के लेखक कौन है? आपने खूब नाम सुना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं छाट के लिखे। तो इसकी किताब के लेखक है कल्हण। राजतरंगिणी का अर्थ है राजाओं की नदी। ठीक है। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह किताब लिखी गई है कल्हण के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चचनामा के लेखक कौन है? चचनामा एक किताब है, चचनामा के लेखक कौन है? इसके राइटर कौन है? ये किताब भी पूछी जाती है। तो इसके लेखक है अली अहमद। कैसे याद करोगे? चचनामा अली अहमद। अली अहमद एक मुस्लिम नाम है, आप नाम से ही पहचान लो। तो यह चाचा नामा, मतलब चाचा क्या है? चाचा मुसलमान है, मुस्लिम है, तो उससे याद कर लो। 4 ऑप्शन आएंगे, 2 मुस्लिम आएंगे, 2 हिंदू आएंगे। हिंदू को तो आप वैसे देख कर हटा देना, और अली अहमद आप याद करने की थोड़ी छोटी ट्रिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो भाई अष्टाध्यायी एक किताब का नाम है। अष्टाध्यायी किताब के लेखक कौन है? तो इसके किताब के लेखक है पाणिनि। पाणिनि इसके राइटर है। पाणिनि व्यक्ति का नाम है, अष्टाध्यायी किताब का नाम। तो इसके लेखक अब क्या है? अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। यह प्रथम पुस्तक है, इसमें संस्कृत भाषा के बारे में बताया गया, व्याकरण की प्रथम पुस्तक है ये। ठीक है। और इसी किताब में सबसे पहले लिपि शब्द का प्रयोग किया गया। आपने छोटे थे तब पढ़ते थे हिंदी की लिपि देवनागरी है, खूब पढ़ते, मैं भी पढ़ता था। तो उससे हम क्या याद करेंगे कि जो लिपि जो शब्द है ना, हिंदी की लिपि देवनागरी, तो लिपि शब्द का सबसे पहले जिक्र इसी किताब में हुआ था, अष्टाध्यायी किताब। ठीक है।
नेक्स्ट है टेशियस किस देश का राजवह था। अब हम पढ़ेंगे जो विदेशी भारत में आए थे ना, जो आए थे उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो एक नाम था टेशियस, व्यक्ति का नाम है। यह किस देश का राजवह था, यह किस देश से आया था भारत में? तो यह आया था भाई ईरान से। ईरान का राजवैद था। राजवैद का मतलब समझते हो, जो आज के टाइम में हम डॉक्टर बोलते हैं, तो वो था, वो भारत में जो आया था भ्रमण करने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी? किताब का नाम है हिस्टोरिका। यह पुस्तक किसने लिखी? तो यह लिखी थी हेरोडोटस ने। आप देखो नाम से पता लगा, हिस्टो हेरो है पे नाम है, थोड़ा थोड़ा सेंस आ रही है ना। तो हिस्टोरिका किसने लिखी थी? हेरोडोटस ने लिखा था। और जो हेरोडोटस है ना, ये व्यक्ति का नाम है। इसे कहा जाता है इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है हेरोडोटस ने। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? भाई खूब पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो यह किताब इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिका, तो इंडिका लिखी थी मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज आपने खूब पढ़ा होगा। अब जो विदेशी नागरिक आए थे ना भारत, उन सब के बारे में पढ़े। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यह लिखी थी मेगस्थनीज ने। अब कह रहे हैं मेगस्थनीज को किसने भेजा था? यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर ने इसको भारत भेजा था, मेगस्थनीज को। मेगस्थनीज व्यक्ति का नाम है और सेल्यूकस निकेटर भी व्यक्ति का नाम है। सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज को भारत भेजा। ठीक है, किसके दरबार में भेजा था? ये भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, मार्क न्यूज किसके दरबार में आया? मार्क न्यूज नहीं, ये नहीं आएगा भाई। ये थोड़ा जो एडिटिंग वो कर रहा था ना मैं, उसमें गलती हो गई। मार्क न्यूज नहीं है, मेगस्थनीज है। मेगस्थनीज है। ठीक है, तो मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? मैंने अभी आपको बताया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये थोड़ा लिखने में टाइपिंग मिस्टेक है। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगस्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, नेक्स्ट है डाइमैक्स किसके दरबार में आया था? आपने नाम सुना होगा डाइमैक्स। तो डाइमैक्स किसके दरबार में आया था? डाइमैक्स आया था बिंदुसार के। बिंदुसार आएगा भैया यहाँ पर, एक मिनट। ये भाई मैंने टाइपिंग मिस्टेक थी, ये मैंने सही कर दी है। तो मेगस्थनीज किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, अब कह रहा है डाइमैक्स किसके दरबार में आया था? डाइमैक्स आया था बिंदुसार के दरबार में। अब सुनो मेरी बात, एक आपने नाम सुना होगा बिंदुसार और एक नाम है बिंबिसार। ये दोनों अलग अलग है, ध्यान में रख लो। कई लोग क्या करते हैं कि नाम सुनते सोचते हैं, कई टाइपिंग एरर नहीं है भाई। एक है बिंदुसार और एक है बिंबिसार। तो डाइमैक्स किसके दरबार में आए थे? बिंदुसार के आया था, बिंबिसार के दरबार में नहीं आया। ये आया था बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, ये डाइमैक्स है, इसको किसने भेजा था? ये भेजा था सीरियन नरेश आंतियोकस। सीरिया का था जो राजा था आंतियोकस, उसने इसको भेजा था किसके दरबार में? बिंदुसार। अब सुनो मेरी बात, चंद्रगुप्त मौर्य है ना, इसके बेटे का नाम है बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे का नाम अशोक। समझ रहे हो? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा है अशोक। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक। तो अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर कौन आया था, बिंदुसार के टाइम पर कौन आया था, अशोक के टाइम पर कौन आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर तो मेगस्थनीज आ गया, हमने पढ़ लिया। बिंदुसार के टाइम पर डाइमैक्स आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोनीसियस, यह किसके दरबार में आया था? वो था डाइमैक्स था और ये था डाइनोसियस। यह किसके दरबार में आया था? यह आया था अशोक के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा था अशोक। तो उसके चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर मेगस्थनीज आए, बिंदुसार के टाइम पर उसके दरबार में कौन आया था? डाइमैक्स आए और अशोक के दरबार में डायोनोसियस आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? एक किताब है, किताब का नाम है भारत का भूगोल। यह किताब किसने लिखी? तो यह किताब लिखी थी भाई किसने? टालमी ने। आपने नाम सुना होगा, किताब का नाम है भारत का भूगोल, किसने लिखी? टालमी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? किताब का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। यह किताब किसने लिखी? तो यह लिखी थी भाई प्लिनी ने। यह किताब लिखी थी प्लिनी ने। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं। अब ये जो हमने अभी भी पढ़े हैं, ये थे यूनान और रोम से जो आए थे। अब हम पढ़ेंगे चीन से जो आने वाले थे। चीन से
जो जो मतलब ये आए थे ना दरबार में, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं फाहियान किसके दरबार में आया था। तो फाहियान किसके दरबार में आया था, ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में दरबार में। यह चीन से आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चार ऑप्शन आएंगे फाहियान किसके दरबार में, चार ऑप्शन आएंगे। पहला आएगा चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा आएगा चंद्रगुप्त फर्स्ट, तीसरा ऑप्शन आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, चौथा ऑप्शन आएगा चंद्रगुप्त तृतीय। तो क्या करेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ठीक है। ना ही पहले के दरबार में आया, ना तीसरे तृतीय के, ये दूसरे वाले में आया था। नेक्स्ट है हवेन स्वांग किसके दरबार में आया था। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, हवेन स्वांग किसके दरबार में आया था। यह आया था भाई हर्षवर्धन। कैसे याद करोगे, है से हवेन स्वांग, है से हर्षवर्धन, सीधी बात है, ठीक है। हर्षवर्धन काफी क्वेश्चन पूछता है हर्षवर्धन के बारे में। अब कह रहे सीयू की नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, द्वारा भाई लिखी आएगा, नीचे नहीं आएगा, टाइपिंग एरर। तो सीयू की यह किताब किसने लिखी थी, तो यह किताब लिखी थी हवेन स्वांग ने। हवेन स्वांग हर्षवर्धन के दरबार में आई, इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है सीयू की, ठीक है। इस किताब के अंदर क्या है, इस किताब में यह 138 देशों का भ्रमण किया था हवेन स्वांग ने, घूम फिर कर आए थे 138 देश। उन सब के बारे में इसने इस किताब के बारे अंदर लिखा है कि उसमें ये फलाना ये सब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। किताब का नाम है किताब उल हिंद, या फिर उसी किताब को कह सकते हैं हम तहकीक ए हिंद, दोनों नाम उसी के। यह किताब किसने लिखी थी, यह किताब लिखी थी अल बरूनी ने। अल बरूनी कहाँ से आया था, अरब देश से आया था, ठीक है। तो अल बरूनी ने यह किताब लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, इसको लिखकर कौन आया था, तो इसको लेकर आया था महमूद गजनवी, लेके आया था भारत अल बरूनी। अल बरूनी किसके साथ है, महमूद गजनवी के। और किताब उल हिंद और तहकीक हिंद किस लेखक कौन है, अल बरूनी। सीयूकी के लेखक कौन है, अभी अभी पढ़ा है हवेन स्वांग। नेक्स्ट है भाई रहला नाम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, भाई किसके आएगा, किसके द्वारा लिखी गई है रहला, खूब पूछता है। यह किताब लिखी गई है इब्न बतूता, इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है रहला। किस लैंग्वेज में, किस भाषा में लिखी गई है, यह किताब लिखी गई है अरबी भाषा में। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रहला नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है, तो यह है अरबी भाषा में, ठीक है। अब कह रहे इब्न बतूता के बारे में पढ़ते हैं। इब्न बतूता को दिल्ली काजी किसने नियुक्त किया था। इब्न बतूता को दिल्ली का जो काजी न्यायाधीश कह सकते हैं हम, यह किसने नियुक्त कराया था, तो यह किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने 1333 में किया था। कब किया था, 1333 में, ठीक है। कब किया था, 1333 में, 1333 में नियुक्त किया था, ठीक है। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। कब किया, 1333 में किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की। नामक आएगा भाई, कंग्यूर तथा तंग्यूर ये आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। ये मैं भी सोच रहा थी क्वेश्चन इसमें डालूं या ना डालूं, फिर मैं सोचा क्योरिस क्लू डाल ही देता हूँ। तो ये ग्रंथ का नाम है, ये किसने लिखा था, यह लिखा था तारानाथ ने, ठीक है। हो सकता है आगे पूछ ली, अभी तक तो ये पूछा नहीं है। तो कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की, तारानाथ ने। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का किताबों में किसे का पितामह, अरे यार, भारतीय पुरातत्व का जो का पितामह किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पितामह किसे कहा जाता है, बताओ। ये कहा जाता है सर एलेक्जेंडर कनिंघम को, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है, सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में किया गया। सबसे पहले भारतवर्ष, ये जो नाम है ना भारतवर्ष, यह नाम किस अभिलेख में इसका जिक्र है, तो यह है हाथी गुम्फा अभिलेख। अब हम अभिलेख पढ़ेंगे, खूब सारे अभिलेख है, तो एक नाम सुना होगा हाथी गुम्फा अभिलेख। तो इस अभिलेख में सबसे पहले भारतवर्ष यह शब्द का जिक्र हुआ है हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा का पहला, क्या है, सती प्रथा का पहला लिखित, अरे यार, का पहला लिखित साक्ष्य
साक्ष्य। कह रहा है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त है। तो यह सती प्रथा के बारे में मतलब कौन से अभिलेख में लिखा गया है, तो यह लिखा गया एरन अभिलेख। अब कई अभिलेख आएंगे, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख हो गया, एरन अभिलेख हो गया, एहोल अभिलेख हो गया, और एक है प्रयाग स्तंभ अभिलेख हो गया। ऐसे कई 4 ऑप्शन दे देगा। तो भारतवर्ष का जिक्र तो हाथी गुम्फा अभिलेख में और सती प्रथा का जिक्र एरन अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी गुम्फा अभिलेख किसके शासनकाल में लिखा गया। जो हाथी गुम्फा अभिलेख है यह किसके शासक कौन था उस टाइम जब ये लिखा गया, तो ये था कलिंग राज खारवेल। कलिंग उड़ीसा का पुराना नाम क्या है, उड़ीसा का पुराना नाम क्या है, उड़ीसा का पुराना नाम है कलिंग। तो वहाँ का जो वो था शासक कौन था, राज खारवेल था। ठीक है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख किसके शासनकाल में लिखा गया, खारवेल के। नेक्स्ट है जूनागढ़ अभिलेख किसके शासनकाल में लिखा गया। जूनागढ़ किसके शासनकाल में लिखा गया, यह लिखा गया रुद्रदामन। हाथी गुम्फा तो किसके में, कलिंग राजा खारवेल के टाइम पर, और जूनागढ़ रुद्रदामन के टाइम पर। फिर आता है प्रयाग स्तंभ लेखन किसके शासनकाल में लिखा गया है। जो प्रयाग स्तंभ लेख है यह किसके शासनकाल में लिखा गया, यह लिखा गया समुद्रगुप्त के शासनकाल। कैसे याद करोगे, प्रयाग स्तंभ यह कहाँ का है, प्रयागराज बोले तो इलाहाबाद को कहते हैं, और समुद्रगुप्त इलाहाबाद में क्या होता है, गंगा यमुना, और उस गंगा यमुना जो मिलाप होता है, गंगा यमुना मतलब सागर बन जाता है, समुद्र सा बन जाता है, वहाँ पर दोनों नदी वहाँ जाकर मिलती है इलाहाबाद में, तो उससे याद कर लो समुद्रगुप्त। ठीक है, प्रयागराज में क्या था, मिलती है, समुद्र सा बन जाता है समुद्र। नेक्स्ट है ऐहोल अभिलेख किसके शासनकाल में लिखा गया। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसके शासनकाल, ऐहोल किसके शासनकाल लिखा गया, ये लिखा गया पुलिकेशियन द्वितीय। पुलकेशियन नहीं आएगा, ये आएगा पुलेकेशियन। समझ गए होंगे कुल मिला के बात है, पुलेकेशियन। अरे हमें यार मेरी थोड़ी हिंदी कमजोर है। पुलेकेशियन द्वितीय भाई ये जरूर याद करना, एक नाम है पुलिकेशियन फर्स्ट और एक नाम है पुलिकेशियन द्वितीय। ऑप्शन में ये करना पुलिकेशियन द्वितीय लिखा था, ठीक है, फर्स्ट ने नहीं किया। नेक्स्ट है अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। ये भाई इंग्लिश का क्वेश्चन भी बन गया। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसे कहते हैं इपिग्राफी। इपिग्राफी किसे कहते हैं, जो अभिलेख होते हैं उनके अध्ययन को कहते हैं इपिग्राफी। समुद्रगुप्त किस वाद्य यंत्र से संबंधित था। अब वाद्य यंत्र हो गए जैसे तबला हो गया, वीणा हो गया, सरोद हो गया और बांसुरी हो गया, ऐसे ये जो वाद्य यंत्र है। तो कह रहा है समुद्रगुप्त किस वाद्य यंत्र संबंधित था, तो यह था वीणा से। एक नाम सुनोगे सरस्वती माता, ठीक है, सरस्वती जो माता आपने नाम सुना होगा, जो विद्या माता कहते हैं सरस्वती माता, वो किस वाद्य यंत्र संबंधित है, वो भी वीणा से ही संबंधित है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त वीणा से संबंधित है। नेक्स्ट है कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है। अब हम पढ़ेंगे कुछ मंदिर है कि वो मंदिर कहाँ पर स्थित है, मंदिर खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर, ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ पर, खजुराहो में। खजुराहो के मंदिर नाम सुना होगा, वहीं पर है मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव मंदिर। नेक्स्ट है लक्ष्मण मंदिर किस राज्य में स्थित है, यह कहाँ पर है, तो यह भी है मध्य प्रदेश में, यह भी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कहाँ पर, खजुराहो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, यह है उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ पर, भुवनेश्वर में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है। अब एक नाम सुनो मेरी बात, उड़ीसा के सीएम कौन है, उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। फिर नेक्स्ट है गोंडेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, मंदिर का नाम है गोंडेश्वर मंदिर, यह किस राज्य में स्थित है, तो यह है महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने ल्यूसेंट का जो पहला टॉपिक था क्या था, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। यह इससे जो मेन जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने थे वो मैंने सारे करा दिए। अब आता है प्रागैतिहासिक काल, इससे जो मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको अब कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यार आपका नहीं आएगा, आग
आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ था? कौन से काल? ऑप्शन आएंगे क्या? एक आ जाएगा प्रागैतिहासिक काल आ जाएगा, एक आ जाएगा पुरापाषाण काल, एक आ जाएगा ऑप्शन नवपाषाण काल। तो आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। तो देखो, अगर आपसे पूछे आग का आविष्कार पहले हुआ था या पहिए का, तो भाई आग का आविष्कार पहले हुआ था, उसके बाद पहिए का हुआ। तो आग का पुरापाषाण काल, पहिए का नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? पालतू जानवर कौन सा होता है? कुत्ता होता है, तो ये कुत्ता। चार ऑप्शन आ जाएगा, बकरी, कुत्ता, बंदर, लोमड़ी, जो भी आ जाएगा। तो कुत्ता, पालतू जानवर कुत्ता ही होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। ऑप्शन आएगा लोहा, को मतलब तांबा, सिल्वर, और एक और ऑप्शन दे देगा जो भी। तो सबसे पहले किस धातु? दुनिया क्या करेगी? लोग क्या करेंगे? लोग करेंगे लोहा का। लोहे का आविष्कार नहीं किया था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का आविष्कार किया था। तांबे इंग्लिश में कहते हैं हम इसको कॉपर। मोस्ट इंपोर्टेंट, रट लो, लोहा, आयरन इसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है भाई, मनुष्य के द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार क्या था? तो प्रथम सबसे पहले क्या बनाए थे? उसने बनाई थी कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी। ठीक है। अब कह रहा है कृषि का आविष्कार किस वो काल में हुआ था? आग का आविष्कार पुरापाषाण काल, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? नगर ऑप्शन में आ जाएगा, जैसे ऑप्शन में क्या आएगा भाई, ऑप्शन छोड़, तो आपको बता ही देता हूँ। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भारत का सबसे प्राचीन नगर है। अब कह रहे भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? आपने खूब नाम सुना होगा भीमबेटका गुफाएं, यह किस राज्य में स्थित है? अब सुनो मेरी बात, मोहनजोदड़ो सबसे प्राचीन नगर। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मतलब क्या है? इसका मतलब होता है मृतकों का टिल्ला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है मृतकों का टिल्ला। ठीक है। अब अगर भीमबेटका गुफा किस राज्य में? ये है भाई वहाँ पर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में। अब सुनो मेरी बात, ठीक है। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में? ये है रायसेन जिले में स्थित है। इनकी खोज पता है 1957 में की थी। किसने? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाणकर ने की थी। कैसे याद करो, 1857 में क्रांति हुई थी, उसके सही 100 साल बाद 1957 में भीमबेटका गुफा की खोज की। किसने? डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने, वाणकर ने इसकी खोज की थी। इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, विरासत स्थल में कब शामिल किया गया? 2003 में इनको शामिल किया गया। ठीक है। भीमबेटका गुफाओं को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया? 2003 में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे, ये तो पढ़ लिया। अब आता है सिंधु सभ्यता। इस प्रागैतिहासिक काल में बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब पढ़ेंगे हम सिंधु सभ्यता, जो ल्यूसेंट का जो तीसरा चैप्टर है उसका नाम है सिंधु सभ्यता। इससे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का विस्तार किस आकार का है? मतलब सिंधु सभ्यता आपने नाम सुना होगा। देखो एक मिनट, ये हमारा भारत, ये है भारत, ये हमारा पड़ोसी, ऐसे। ठीक है। ये तो अब सुनो मेरी बात, क्या कह रहा है? जो सिंधु सभ्यता है ना, वो कहाँ से कहाँ तक है? तो सिंधु सभ्यता यहाँ से ऐसे है, ये महाराष्ट्र आ गए, ऐसे है। ये जो एरिया है ना, ये गोला वाला, ये सारा सिंधु सभ्यता का है, यहाँ से यहाँ तक। तो कुल मिला के शेप पता है कैसी? ये ट्राइंगल मतलब त्रिभुजाकार का है। ये ऐसे थोड़ा सा ऐसे ले लो, ये ऐसे मतलब ट्राइंगल, समझ गए होंगे। तो सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? ये भाई कैसा है भाई? ये है त्रिभुज आकार का है। ठीक है।
त्रिभुज आकार का, मतलब ट्राइंगल शेप है ये यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने की थी। किसने? राय बहादुर। ये आपको बस इतना याद कर लो, दयाराम साहनी ने कब की? 1921 में की थी। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब सुनो, एक ये पॉइंट ले लो, एक ये पॉइंट ले लो, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, ये 4 दिशा हो गई। अब कह रहा है पूर्व में यह कहाँ तक फैला हुआ है? तो पूर्व में ये कहाँ तक फैला हुआ है? यह फैला हुआ है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला के आलमगीरपुर तक। आपने नाम सुना होगा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पर है? ये है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, यहाँ तक है। पूर्व में तो यहाँ तक फैली हुई सिंधु सभ्यता। पश्चिम में कहाँ तक फैली हुई है? पश्चिम में फैली हुई है बलूचिस्तान। पश्चिम में कहाँ तक फैली हुई है? एक मिनट, बलूचिस्तान पाकिस्तान है यहाँ पर, उससे भी आगे तक है, बलूचिस्तान में तक फैली हुई है, दासक नदी तक फैली हुई है। अब कह रहे उत्तर में कहाँ तक फैली हुई है? तो उत्तर में फैली हुई है यह जम्मू कश्मीर के मांदा तक, मांदा जगह का नाम है, जम्मू कश्मीर, वहां तक, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में फैली हुई है। अब अगर दक्षिण में कहाँ तक फैली हुई है? दक्षिण यहाँ पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में MH, महाराष्ट्र में कहाँ तक? महाराष्ट्र में जिला अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें कहाँ पर? दाइमाबाद। गोदावरी नदी है यहाँ पर, दाइमाबाद यहाँ तक फैली हुई है, दाइमाबाद। ठीक है, ये सब था। मतलब पूर्व में कहाँ तक, पश्चिम में कहाँ तक, उत्तर में कहाँ तक और दक्षिण में कहाँ तक। त्रिभुजाकार के सिंधु सभ्यता की खोज किसने? दयाराम साहनी। कब? 1921 में। ठीक है, नेक्स्ट है धोलावीरा को विश्व विरासत स्थल की सूची में कब शामिल किया गया? धोलावीरा है यूनेस्को विश्व जो धरोहर स्थल में, उसमें कब शामिल किया? 2021 में शामिल किया है। अब आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? आप ये बताओ, धोलावीरा है जो भारत की कौन सी WHS वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? भारत की कौन से नंबर की 2021 में शामिल किया? ऑप्शन है 38, 39, 40, 3 ही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिंधु घाटी, ये आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कहाँ पर है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? वही है जो सबसे पुराना जो नगर है वो है सॉरी, ये भारत की बात कर ले। सिंधु घाटी क्या है? पाकिस्तान तक फैली हुई, बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी फैली। तो अगर पूरी विश्व की बात करें तब तो सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? वो है मोहनजोदड़ो। ये पूछ रहा है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा, भारत में कहाँ पर है? भारत में राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में कहाँ पर? हिसार डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी है? ये है घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, तो विश्व की बात करें तो मोहनजोदड़ो है सबसे बड़ा नगर, और अगर भारत की बात करें तो राखीगढ़ी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, भारत में नहीं है, इसलिए ये भारत की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? अब आपने पढ़े होंगे जुते हुए खेत के साक्ष्य, यह कहाँ से प्राप्त हुए? यह प्राप्त हुए थे कालीबंगन से। कैसे याद करोगे? खेत है, आप खेत में काम करोगे तो कैसे काले पड़ जाओगे, मतलब कालीबंगन, जुते हुए खेत के। अब अगर मोहनजोदड़ो सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? जो सबसे बड़ी इमारत थी वह कौन सी थी? वह थी स्नानागार, जो वो क्या बोलते हैं, वाटर पार्क। ठीक है, तो स्नानागार था, सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत स्नानागार था। अब सुनो मेरी बात, स्नानागार, अब मैंने स्पेशल ये एडिटिंग की है, क्या की है, जो दिल्ली पुलिस में अब की बारी 2023 नवंबर में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था स्नानागार की लंबाई कितनी है। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, लंबाई कितनी है। अब ये मुझे नहीं पता लंबाई पूछी थी या चौड़ाई पूछी थी या गहराई पूछी थी, तो अब आपको तीनों याद करनी है। इसकी लंबाई थी 11.88 मीटर, चौड़ाई थी 7.01 मीटर, और गहराई कितनी थी? गहराई थी 2.43 मीटर। मीटर में ई की मात्रा बड़ी आएगी, मैंने छोटी लगा रखी, मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? यह कहाँ से हुई थी? यह हुई थी मोहनजोदड़ो से। कैसे याद करोगे? मोहनजोदड़ो एक मूवी का नाम है, किसकी?
मूवी है ये, उसकी है ऋतिक रोशन की। तो मतलब मूवी में क्या होता है, डांस होते हैं। तो नर्तकी क्या करती है, डांस कर रही थी। किसकी? ऑप्शन आएगा काश्य की मूर्ति, मतलब ऑप्शन आएगा स्वर्ण की मूर्ति थी और काश्य की थी या फिर सिल्वर की थी। तो ये काश्य की थी। कहाँ पर प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो। अब कह रहे हैं मन के बनाने के कारखाने, मन के बनाने के कारखाने ये कहाँ से प्राप्त हुए? ये हुए थे भाई लोथल, लोथल एवं सनहुदड़ो से। ठीक है, लोथल से। नेक्स्ट है चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? चावल भी लोथल से हुए थे, चावल भी लोथल। देखें अब कह रहे हैं नेक्स्ट, अब कुछ जो मेन टॉप जो पॉइंटेड बिंदु है वो याद कर लो। हड़प्पा जो सभ्यता थे ना, उसमें शव है जो डेड बॉडी, उसको दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। मतलब ये समझ लो मोहनजोदड़ो है ना, वो तो हिंदू धर्म से संबंधित था और हड़प्पा वो मुस्लिम धर्म से। मुस्लिम क्या करते? दफनाते, हिंदू क्या करते? जलाते। याद करने की ट्रिक है, सिर्फ ट्रिक है, ठीक है। मोहनजोदड़ो में जलाते हैं उसे। अब कह रहे हैं कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। कैसे कालीबंगन, कैसे काली चूड़ियाँ। नेक्स्ट है स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन। स्वास्तिक चिन्ह समझते हो क्या होता है? नहीं समझते। एक ये देखो, मैंने मुझे भी नहीं आता बना, आता है भाई। ऐसे 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 ऐसे, ये है स्वास्तिक चिन्ह। तो ये कहाँ से आया था? तो ये सब आए थे कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता की देन है ये स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा की किसने की थी? हड़प्पा की थी दयाराम साहनी। अभी पढ़ा 1921। उसके सही एक साल बाद 1922 में इसकी की थी राखलदास बनर्जी ने। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा कर दी थी, तो उसके सही एक साल बाद 1922 में दयाराम हाँ राखलदास बनर्जी ने की थी मोहनजोदड़ो की खोज, ठीक है। अब आते ये कुछ इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है। तो ये मैंने कुछ ल्यू साइड में बहुत सारे दिए हुए थे, मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखवाए हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता है ये है रावी नदी के किनारे, ठीक है। रावी नदी को जो पुराणों में मतलब प्राचीन नाम क्या है रावी नदी का, ये बताइए आप। तो इसका नाम है परूषणी नदी। रावी नदी का पुराना नाम कह दो, प्राचीन नाम क्या है? परूषणी नदी। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। अब देखो ये भारत है मत, भारत माता है। सिंधु नदी यहाँ से जाती है जम्मू कश्मीर, फिर पाकिस्तान में चली जाती है। तो मोहनजोदड़ो क्या है, मैंने अभी भी पढ़ाया था, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा कौन सा? राखीगढ़ी हरियाणा यहाँ पर है, राखीगढ़ी यहाँ पर है, ठीक, हरियाणा। लेकिन दुनिया की बात करें तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो भारत में नहीं है, भारत में नहीं है, मतलब यहाँ से क्या मोहनजोदड़ो ये, ठीक है। मतलब अरे ऊपर आएगा ये। तो मोहनजोदड़ो ऊपर ऊपर बोले तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो। फिर आता है हड़प्पा रावी नदी के किनारे पंजाब में, ठीक है। कालीबंगन, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे, कालीबंगन हरियाणा, मतलब घग्गर नदी राखीगढ़ी वही घग्गर नदी के किनारे। रोपड़ सतलुज नदी के किनारे, रोपड़ पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है जिसका नाम रोपड़ जिला है। तो उस जिले से कौन सी नदी जाती है? वो सतलुज नदी जाती है, उससे याद कर लो। लोथल, लोथल है गुजरात में, लोथल ये गुजरात ऐसे है गुजरात, ठीक है थोड़ा। तो यहाँ पर है लोथल गुजरात में। तो यहाँ पर कौन सी है? भोगवा नदी, लोथल गुजरात में। आलमगीरपुर हिंडन नदी, आलमगीरपुर कहाँ पर है? आलमगीरपुर कहाँ पर है? ये आलमगीरपुर है, ये है उत्तर प्रदेश। तो ये मेरठ जिले यहाँ पर है आलमगीरपुर। यहाँ पर कौन सी है? हिंडन नदी, ठीक है, हिंडन नदी जो पूर्व में सबसे पूर्वी स्थान आलमगीर। फिर धौलावीरा, अभी मैंने पूछा था आपसे, कौन सी विश्व विरासत स्थल है 2021 में शामिल किया गया है? कौन सी ये बताने आपको कमेंट सेक्शन में। धौलावीरा है गुजरात में, ठीक है। तो ये यहाँ पर कौन सी नदी है? लुनी नदी। धौलावीरा जो सभ्यता है जो कौन सी नदी के किनारे है? लुनी नदी के किनारे है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत लगी थी ये देखो। क्वेश्चंस को क्या करना है, क्वेश्चंस को भाई एडिटिंग करनी है, फिर ये मुझे खुद ही वो भी प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 4 घंटे लगते वीडियो एडिटिंग बनाने में, फिर भी गलती हो गई। कल से मैं क्या करूँगा, आज कितने क्वेश्चन हैं? 60 61 क्वेश्चन है। कल मैं पूरी कोशिश करूँगा 100 क्वेश्चन आए। और आपकी जो प्रतियोगिता परीक्षा है ना, उससे पहले बस ये वीडियो देख कर चले जाना, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा।
मैं सारी क्वेश्चंस जो करवा दूंगा, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।